हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साउथ साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एलडीसी जेई में पूछा गया है। और आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है क्योंकि आज का जो भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जेई क्वेश्चन में पूछा गया है या पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीजन, और ये सीटीबीटी टेस्ट क्वेश्चन है। और देखिए टेस्ट नेम जो है जूनियर इंजीनियर CNW। टेस्ट डेट में जो है 23/7/2021 है। और टोटल क्वेश्चन जो है देख लीजिए यहाँ पर 110 क्वेश्चन है। ठीक है, यह जूनियर इंजीनियर का यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। इसलिए आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसमें टेक्निकल क्वेश्चन जो है दिया गया है, देखिए यहाँ पर टेक्निकल लिखा हुआ है, टेक्निकल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि WSP प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात WSP प्रणाली का यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, WSP प्रणाली का फुल फॉर्म तो इसका होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, जो इसमें ए नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है। ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप लोग नोट करते जाइएगा, इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ईएल बक्सा का चेंज ओवर लीवर को चेंज ओवर स्थिति को खाली रखा जाए जब कुल लोड डैश टन से कम होना चाहिए। कितना से कम हो तब ओवर चेंज लीवर को चेंज स्थिति को खाली अवस्था में रखा जाएगा। इसका आंसर सही आंसर सी में दिया हुआ है, यानी 42.5 टन अगर लोड से कम होना चाहिए होगा तब इसको बक्सा को चेंज ओवर लीवर चेंज ओवर स्थिति से खाली रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि एफपी और बीपी को पूर्ण चार्ज होने के बाद WSP माइक्रो प्रोसेसर बंद है तो डैश WSP खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या खराब, अगर मान लेते हैं कि एफपी और बीपी पूर्ण रूप से चार्ज होने के बाद भी WSP माइक्रो प्रोसेसर बंद है, तो इसका मतलब क्या है। इसका अर्थ ये है, इसका सही आंसर बी में दिया हुआ है कि दाब स्विच यानी प्रेशर स्विच जो है WSP का खराब हो सकता है। इसलिए बीपी और एफपी पूर्ण चार्ज होने के बाद भी माइक्रो प्रोसेसर बंद है। ठीक है, मैं एक बात यहाँ पर और बता दूं कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आया था कि CR और FP सबका प्रेशर जो है एक ही बताते हैं सर, तो शायद कभी कल इधर उधर माइंड चला जाता है या ध्यान कहीं तो शायद कोई वर्ड जो है गलत बोला जाता है, तो इतना इतना थोड़ा माइनर तो होता ही रहता है। इसके लिए मैं फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि AR और FP और FP का जो है प्रेशर 6 kg होता है। ठीक है, और CR एंड BP ब्रेक पाइप इसका जो है 5 kg प्रेशर होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि CR और FP का सर एक ही बता रहे हैं, तो उसमें कभी कभी माइंड इधर उधर चला जाता है ध्यान, तो शायद गलत बोला जाता है, न कि गलत कंसेप्ट जो है मेरा या आप लोग का हम बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको फिर से नोट कर लीजिए कि AR एंड FP का प्रेशर 6 kg होता है, CR एंड BP का प्रेशर जो है 5 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फीएट बोगी की लंबाई डैश में, फीएट बोगी की लंबाई जो है कितना होता है। इसका आंसर ए में दिया हुआ है कि 3534 यानी 3534 mm जो है इसका लंबाई होता है फीएट बोगी का। ठीक है, वहीं अगर इसका चौड़ाई की अगर बात करता है, या लंबाई है, देखिए यहाँ पर लंबाई है, अगर यह चौड़ाई की बात करता तो हो जाता है 30 याद रखिए, 30 यानी 3030 mm, यहाँ पर mm है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई दिया गया है, लंबाई जो है 3534 और चौड़ाई जो है 3030, मतलब कि 3030 mm और 3534 mm इसकी लंबाई हो जाता है। ठीक है, फिएट बोगी का, फिएट का फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, याद रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि OCB की आयु डैश, यानी OCB अदर कोचिंग, देखो OCB का फुल फॉर्म होता है अदर कोचिंग व्हीकल्स, अर्थात ये जितने भी कोच हम लोग देखते हैं उस कोच से अलग कोच होता है। ठीक है, उसको जिसको हम OCB कहते हैं। इसकी आयु पूछ रहा है, मतलब कि इसका कोडल लाइफ पूछ रहा है, इसका कोडल लाइफ कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है, अर्थात 40 वर्ष इसका होता है। ठीक है, इसका आंसर जो है 40 वर्ष होता है OCB का। ठीक है, अदर कोचिंग व्हीकल्स।
जो प्रत्येक कोच से अलग कोच होते हैं। जैसे उसमें आ जाता है विभागीय जितने भी कोच हैं वो सब जो है ओसीबी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एएचबी कोच में उपयोगी का प्रकार उपयोग बोगी का प्रकार है। ठीक है, एएलएचबी में किस प्रकार के बोगी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए में फीट बोगी का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आईसीएफ रहता, आईसीएफ तो रहता बीएमबीसी अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। आईसीएफ में बीएमबीसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि एएलएचबी कोच में फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डिटोरिनो, बीएमबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि जंग लगने पर 16 बार की जांच डैश पर किया जाता है। मतलब कि 16 बार की जांच जो है किस शेड्यूल में किया जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब इसका यही है कि जंग लगने पर 16 बार की जांच जो है किस शेड्यूल में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है सी में, D3 में करते हैं। ठीक है, D3 का मतलब आपको यह हो जाता है कि 6 माह, अर्थात इसका D3 जो होता है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है। ठीक है, यानी 16 बार की जंग का जांच जो है D3 में करते हैं, अर्थात 6 महीना प्लस माइनस 15 दिन पर हम लोग करते हैं। याद रखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि रेक एप्लीकेशन के लिए क्या शर्तें हैं। रेक एप्लीकेशन के लिए क्या शर्त है, तो देखिए यहाँ पर बी में दिया हुआ है कि बीपी बेटर देन सीआर, अर्थात बीपी से बड़ा सीआर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि डैश अंतराल पर डॉट कलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए। डीसी जो है डॉट कलेक्टर कितना दिन पर साफ करना चाहिए, तो देखिए 1 महीना पर साफ करना चाहिए। कहीं कहीं 30 दिन भी देता है, 1 महीना भी देता है, इसलिए याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बीएम क्वेश्चन है, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन यह रिपीट किया जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। याद रखिएगा 1 महीना पर किया जाता है। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, मैं इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा डिटेल रूप से कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना होने पर मुख्य लाइन क्लियर है, एमआरबी के बिना एआरटी की आवश्यकता डैश द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 लोग सिरिंज के द्वारा, अर्थात सी में इसका आंसर जो है दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अक्षमता जो प्रत्येक रोजगार में कम काम करने की कमाई की क्षमता को कम कर देती है, जिसे वह दुर्घटना के समय प्रदर्शन करने में सक्षम था, जिसका परिणाम डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए बी में दिया हुआ है अस्थायी आंशिक अक्षमता। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एलएचबी 16 बार की मोटाई कितना एमएम होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन फिर बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 बार की मोटाई कितना होता है, तो इसका मोटाई जो है बी नंबर में अर्थात 6 एमएम होता है। ठीक है, इसका मोटाई जो है 6 एमएम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 125 लीटर वाला एयर टैंक की उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। आपको मैं डिटेल में यह बता दूं कि एयर टंकी की क्षमता जो है 200 लीटर का होता है। ठीक है, और 200 लीटर में जो है 125 लीटर का एक होता है और एक 75 लीटर का होता है। एक होता है 125 लीटर का, दूसरा जो होता है 75 लीटर का होता है। तो 125 लीटर जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि यह ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है, तथा 75 लीटर का प्रयोग जो है टॉयलेट के लिए होता है। ठीक है, टोटल कितना का होता है 200 लीटर का, जिसमें 125 लीटर का जो है ब्रेकिंग के लिए और 75 लीटर का जो है टॉयलेट पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग नोट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि धोए हुए लिनन को प्राप्त करने के बाद लिनन के डैश प्रतिशत गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाना चाहिए। भाई मतलब कि कितना प्रतिशत गुणवत्ता का निरीक्षण मतलब कि करना चाहिए, तो इसका सही आंसर बी में है, आपको 2% गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि फिएट बोगी में कितने सेकेंडरी माइनर पैड होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी माइनर पैड की बात कर रहा है। माइनर पैड लगता कहाँ, पहले ये समझ लीजिए। आप लोग सेकेंडरी जो स्प्रिंग लगाते हैं फिएट बोगी के बीचों बीच जिस पर बोलिस्टर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यह स्प्रिंग लगा है, यह स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के ऊपर जो है एक डिस्क लगा रहता है और डिस्क के ऊपर काले या उजले रंग का एक माइनर पैड रखा जाता है और माइनर पैड के ऊपर जो है बोलिस्टर रखा जाता है। ठीक है, जो माइनर पैड जो है आंखों से जब हम लोग बोलिस्टर को रखते हैं या फिट करते हैं, स्प्रिंग को जब रखते हैं उस वक्त ही माइनर पैड को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन गाड़ी में जब बोलिस्टर रख दिया गया, डिस्क को रख दिया गया, तो उस वक्त जो माइनर पैड को आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो छिप जाता है बोलिस्टर से और नीचे वाला जो यहाँ जो माइनर पैड जो लगा रहता है वो नीचे दब जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्क लगा होता है, डिस्क के नीचे माइनर पैड और यहाँ जो है बोगी रहता है। ठीक है, यहाँ बोगी रहता है, यहाँ एक माइनर पैड होता है और एक माइनर पैड यहाँ होता है। क्वेश्चन में क्या करें कि फिएट बोगी में कितने सेकेंडरी माइनर पैड होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी माइनर पैड एक स्प्रिंग, सेकेंडरी स्प्रिंग में दो माइनर पैड की आवश्यकता होती है, एक ऊपर लगता है और एक नीचे लगता है। तो सेकेंडरी स्प्रिंग जो है दोनों साइड होते हैं, तो दोनों साइड में अगर दो दो सेकेंडरी स्प्रिंग का हम प्रयोग करेंगे तो 2 प्लस 2 मतलब कि 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनर पैड ऊपर और नीचे एक साइड लगता है सेकेंडरी स्प्रिंग में और एक साइड फिर 2 लगता है, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि बीएलसी वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए डैश फोर्स की आवश्यकता होती है, मतलब कि कितने फोर्स की आवश्यकता होती है उसको ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने तो शायद सही ही बोला है, लेकिन कमेंट आया था कि बीएलसी वैगन में ट्विस्ट लॉक होता है, आपने नहीं बोला है। ठीक है, तो शायद हम आपको बता दे रहे हैं कि इधर उधर शायद ध्यान जाने पर शायद बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग तो खुद समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मान लेते हैं 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है तो शायद एक आध क्वेश्चन बोलने में थोड़ा सा, लेकिन वहां पर जो आंसर जो लिखा रहता है वो सही लिखा रहता है, शायद बोलने में इधर उधर हो जाए लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है सही रहता है। ठीक है, तो बीएलसी में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है और होता है तो कितने फोर्स पर वो एक दूसरे से कनेक्ट मतलब कि हो जाता है। इसका सही आंसर जो है ए नंबर में दिया हुआ है 600 केजी पर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, 600 केजी अगर प्रेशर उसको लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि बॉडी और बोगी के बीच ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स डैश है। ठीक है, कह रहा है कि बॉडी और बोगी के बीच ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स डैश है। ठीक है, इसका सही आंसर डी में दिया गया है, ट्रैक्शन सेंटर। ठीक है, मतलब कि बॉडी और बोगी के बीच जब बॉडी जब जिस पर मतलब कि कोच जो होता है, कोच का जो कोच को बॉडी लिख रहा है, तो बॉडी और बोगी के बीच में ट्रैक्शन ब्रेकिंग जो जिसे मान लेते हैं लोको पायलट अगर ब्रेक लगाता है तो ब्रेक का फोर्स तो पहले जो है कोच में जाएगा अर्थात बॉडी में जाएगा और बॉडी के द्वारा उसको चक्के तक पहुंचना है, तो किसके द्वारा ब्रेकिंग फोर्स जो है चक्के तक पहुंचता है, यह क्वेश्चन इस कहने का मतलब यही है। तो ट्रैक्शन सेंटर के द्वारा जो है फोर्स जो है चक्के तक पहुंचता है, तो ब्रेक जो है फोर्स जो है जब ब्रेक लगाने पर जो है ट्रैक्शन सेंटर के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है ब्रेकिंग फोर्स कोच में अर्थात बॉडी में। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि एलएचपी पहिए की मानक फ्लैंज की मोटाई कितना एमएम होता है। ठीक है, मानक यहाँ पर दिया हुआ है, मानक फ्लैंज की मोटाई कितना हुआ है, मानक का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फ्लैंज की मोटाई कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है सी में 28.5। ठीक है, वहीं कहीं आपको 29.4 भी मिलेगा। ठीक है, 29.4, तो ये जो होता है हाई स्पीड कोच में होता है। ठीक है, हाई स्पीड कोच में 29.4 होता है, इसको हम क्लियर आप लोग को कर दें। ठीक है, हाई स्पीड कोच में 29.4 हो जाता है और जनरली जो है इस तरह मतलब कि एलएचबी कोच के जो है मानक जो है 28.5 होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक का पूर्ण निवास जो है डैश के बीच किया जाता है। ठीक है, किसके बीच में किया जाता है, तो बी में यहाँ पर दिया हुआ है 12 से 15 साल पर किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोचिंग स्टॉक का पूर्ण जो है निर्वेशन कब होता है, मतलब कि रिहेबिटेशन जो है कब होता है, तो 12 से 15 साल पर किया जाता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन जो है 15 से 18 साल पर मिलेगा जो गलत है। ठीक है, इसी यह जो है बहुत जगह आपको मतलब कि अगर पढ़ते होंगे या आप पढ़िएगा आगे तो 15 से 18 साल भी देता है। ठीक है, जो कि गलत है, इसका सही आंसर जो है 12 से 15 साल है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों को तो केवल लाइक और शेयर ही तो करना है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि इंटेंसिव सीसी जांच के लिए निर्देशित मैन घंटे डैश है। मतलब कि इंटेंसिव जो है सीसी जांच मतलब कि क्लोज सर्किट जांच के लिए निर्देशित मैन घंटे कितना होना चाहिए। तो इस यहाँ पर बी में आंसर दिया हुआ है कि 100 मैन हावर्स प्रति रेक, यानी प्रत्येक रेक के लिए 100 मैन हावर होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ 13 टन बोगी में वेब बोगी फ्रेम की मोटाई कितना होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यह क्वेश्चन फलाने जगह इस यहाँ पर पूछा था, यह क्वेश्चन यहाँ पूछा था, यह क्वेश्चन यहाँ पूछा था। इस टाइप से सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ज्यादा जिस पर जोर दे रहा हूँ इसका मतलब यह हो गया कि यह क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी बार बार इसको रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं बीएम लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल। ठीक है, तो आईसीएफ क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। आईसीएफ 13 टन बोगी में वेब बोगी फ्रेम की मोटाई कितना होता है। इस क्वेश्चन को आप शायद समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, ये बोगी फ्रेम की बात कर रहा है। जो बोगी आईसीएफ का जो फ्रेम जो होता है, ये फ्रेम की बात कर रहा है। तो फ्रेम का जो मोटाई जो होता है, जिसका मतलब कि फ्लैंज, इसको एक जो है फ्लैंज जो है चक्का को भी हो, चक्का को भी में भी पूछ देता है कि फ्लैंज की मोटाई, कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि आईसीएफ 13 टन बोगी के वेब बोगी फ्रेम की मोटाई, फ्रेम की मोटाई की जगह पर कहता है, बोल देता है कि फ्रेम फ्लैंज की मोटाई कितना होता है, इसीलिए मैंने फ्लैंज शब्द का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो 13 टन का अगर रहता है, 13 टन वाला, तो 13 टन में जो है आपको जो है 13 mm रहेगा। ठीक है, 13 mm रहेगा। 13 टन का जो रहेगा बोगी, वो 13 mm फ्लैंज का मोटाई यानी बोगी फ्रेम का मोटाई रहेगा। और जो और क्या बोलते हैं, और जो अगर 16 टन का है तो उसका फ्रेम की मोटाई जो है 16 टन रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो 13 टन का रहेगा वो 13 टन होगा, जो 16 टन का रहेगा वो फ्लैंज की मोटाई जो है 13 mm हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 13 टन की बात कर रहा है, इसलिए हम 13 टन ही आंसर मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर में क्या दिया हुआ है, 12, यानी 12 दिया हुआ है। तो कहीं आपको 12 भी देखने को मिलेगा और 13 भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए कि 13 टन वाला को 13 mm या 12 mm और 16 टन वाला को 16 mm होता है फ्लैंज की मोटाई, अर्थात बोगी फ्रेम की मोटाई। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीईएसडी मतलब कि एलएचबी कोच में प्रावधान किए गए पीईएसडी को डैश से रीसेट किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलएचबी कोच में पेशेंट जो है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है। पेशेंट का फुल फॉर्म जो होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस को रीसेट कहां से करते हैं, जब एसीपी हो जाता है एलएचबी कोच में, अर्थात एसीपी का अलार्म चैन पुलिंग जब हम लोग खींच देते हैं ना, तो वो गाड़ी जब रुक जाती है, उस स्थिति में अगर फंस गया तो फिर हम कहां से सेट करेंगे, कि इसका जो है वहां से हम सेट करेंगे जहां से चैन पुलिंग खींचा गया था। ठीक है, आंसर सी में दिया हुआ है, उस पॉइंट से जहां से पीएबी पुल वर्क्स किया गया है। ठीक है, वहां से हम रीसेट हम करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि उस पॉइंट से जहां से पीईएबी अर्थात पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल पुल वर्क्स परिचालन किया जाता है। ठीक है, वहां से हम जो है उसको हम फिर से रीसेट करेंगे। कहीं कहीं ये भी आपको आंसर देखने को मिलेगा कि वहां से जहां से चैन पुलिंग खींचा गया था, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि पहिया की कौन सी खराबी अस्वीकारनीय है। ठीक है, अर्थात रिजेक्टेबल है। ठीक है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर जो है सी में दिया हुआ है कि स्प्रेड रिम जो है, इसको जो है स्वीकार, यह जो डिफेक्ट जो है रिजेक्टेबल जो है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट आंसर को मैं पढ़ रहा हूँ, हर एक ऑप्शन को अगर हम पढ़े तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अर्थात समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को यानी अर्थात टू द पॉइंट को पढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें कि एलएचबी कोच का न्यूनतम पहिया गेज कितना होता है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कि मिनिमम जो है पहिया गेज यानी व्हील गेज जो है, मिनिमम व्हील गेज कितना होता है, यहाँ पर दिया हुआ है व्हील गेज जो है कितना होता है, तो आंसर में जो है बी में दिया हुआ है 1599। तो आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि इसका स्टैंडर्ड साइज जो हो जाता है 1600 mm हो जाता है। ठीक है, और मिनिमम जो है अर्थात न्यूनतम जो है 1599 हो जाता है, और अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है अधिकतम 1600 प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर जो है अगर इसको डायरेक्ट अगर यहाँ कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एलएचबी कोच का गेज जो है
कितना होता है, व्हील गेज जो है कितना होता है, तो व्हील गेज अगर पूछता है तो हो जाता है 1600 प्लस माइनस 1। ये जो है एलएचबी के लिए है, ठीक है, एलएचबी के लिए है 1600 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस का मतलब यह हो गया कि अधिकतम प्लस कर देंगे 1 अर्थात 1601 हो जाएगा, और न्यूनतम माइनस 1 कर देंगे यानी 1599 हो जाएगा। यहाँ से आपको सूचित मिल जाता है, मतलब कि एलएचबी कोच में, ठीक है। वहीं अगर आईसीएफ का अगर रहता आईसीएफ का, तो आईसीएफ का जो है अधिकतम जो हो जाता है 1600 प्लस 2 हो जाता है, ठीक है, और माइनस प्लस 2 माइनस 1 यहाँ पर लिखा जाता है, माइनस है यहाँ प्लस 2 माइनस 1 अर्थात अधिकतम 1602 और न्यूनतम जो है 1599 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलएचबी का पूछ रहा है, तो एलएचबी का न्यूनतम पूछ रहा है तो 1599 हो गया, अगर स्टैंडर्ड पूछता तो 1600 हो जाता, और अधिकतम पूछता था 1601 हो जाता, ठीक है, 1601 एलएचबी के लिए। और वहीं अगर आईसीए पर आता तो अधिकतम जो है 1602 हो जाता, ठीक है, लेकिन न्यूनतम जो है दोनों के लिए 1599 ही है, और स्टैंडर्ड जो है 1600 है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको हम कंफ्यूजन दूर कर दिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड 1600, एलएचबी के लिए अधिकतम 1601 और आईसीएफ के लिए अधिकतम 1602 और न्यूनतम दोनों के लिए 1599 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार का एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार का ब्रेकिंग का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए आप लोग ग्रेजुएट, मतलब कि ग्रेजुएट इसमें दिया गया है कि ग्रेजुएट रिलीज, मतलब ग्रेजुएट टाइप का जो है किया गया है, लेकिन कहीं कहीं आपको ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम भी मिलेगा, वो भी सही है, उसी को जो है ग्रेजुएट रिलीज कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रेजुएट रिलीज। तो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम एलएचबी में भी पूछा जाता है कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के साथ साथ डिस्क ब्रेक भी रहता है, वो भी सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि फिएट बोगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में कितने सेंटरिंग डिस्क पाए जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है हम डिटेल में आपको हम बता दें कि फिएट बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन में कितने जो है डिस्क जो है पाए जाते हैं। हम ऊपर अभी हमने बताया कि मान लेते हैं कि यह जो है स्प्रिंग जो बनाया गया है, स्प्रिंग के डिस्क की बात कर रहा है, ना कि व्हील यानी एक्सल पर डिस्क लगा है उसका बात कर, उसका बात नहीं कर रहा है, यह जो है सस्पेंशन सेकेंडरी सस्पेंशन डिस्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने ऊपर भी बताया है, माइनर पैड का जो क्वेश्चन आया था, जो माइनर पैड जो है टोटल जो है सेकेंडरी में 4 होते हैं, उसी प्रकार जो है सेकेंडरी जो है डिस्क जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। कैसे होते हैं, मान लेते हैं कि यह स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग के ऊपर जो है हम लोग एक जो है यहाँ पर माइनर पैड रखते हैं, ठीक है, और माइनर पैड के ऊपर एक गोला सा डिस्क रखते हैं, और डिस्क के ऊपर जो है बोलिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्क हो गया, यहाँ एक माइनर पैड हो गया, फिर यहाँ पर एक डिस्क हो गया, और यहाँ पर जो है बोगी हो गया, ठीक है। तो डिस्क जो देखिए एक सेकेंडरी स्प्रिंग में ऊपर एक डिस्क लग गया और एक नीचे लग गया, ठीक है। तो एक स्प्रिंग में जो है 2 डिस्क लग गया और 2 माइनर पैड भी लगा। और माइनर पैड का प्रथम बार में क्वेश्चन आया था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनर पैड भी एक साइड 2 लगता है और डिस्क भी 2 लगता है। तो दोनों साइड मतलब कि दोनों साइड एक ही बोगी में दोनों साइड 2 स्प्रिंग लगते हैं, मतलब 2 स्प्रिंग। स्प्रिंग की अगर बात करें तो सेकेंडरी 4 स्प्रिंग हो जाते हैं, क्योंकि डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग होता है। लेकिन स्प्रिंग की मैं चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिस्क की चर्चा कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ जो स्प्रिंग होते हैं तो ऊपर नीचे दो डिस्क लगे होते हैं, अर्थात दोनों डिस्क मिलाकर दोनों साइड में 2-2 मिलकर के 4 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, अर्थात माइनर पैड भी 4 हो जाएगा और डिस्क भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग का भी अगर हम बात करें तो दोनों साइड, एक साइड भी एक सेकेंड आउटर और इनर, आउटर स्प्रिंग और इनर स्प्रिंग, ठीक है, 2 स्प्रिंग होते हैं। तो स्प्रिंग का भी अगर बात करें तो सेकेंडरी स्प्रिंग 4 होता है, 2 साइड, एक साइड 2 और एक साइड 2, ठीक है। आप समझ गए होइएगा जहां तक विश्वास है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें 28 नंबर में कि एक फास्टनर्स की प्रोफाइल थ्रेड की जांच डैश के द्वारा किया जाता है, मतलब कि फास्टनर्स की प्रोफाइल थ्रेड की जांच किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है थ्रेड रिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेड रिंग के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा कमेंट आया था कि आप जो है जेई के क्वेश्चन का एक भी वीडियो नहीं बनाए हैं, उन लोगों के रिक्वेस्ट पर जो है हम यह क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं अंत में मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और टोटल आप लोगों को आईसीएफ एलएचबी वैगन डेमो मेमो हर तरह से हर गाड़ी का आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं सब के सब मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एससीटीआर का विस्तार रूप क्या है, ठीक है, अर्थात एससीटीआर का फुल फॉर्म यह पूछ रहा है। तो एस का मतलब हुआ सिंगल कार टेस्ट रिंग, यानी एससीटीआर अर्थात सिंगल कार टेस्ट रिंग,
इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सिंगल कार टेस्ट रिंग। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सबके सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जल्दी पूछता ही है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा कि यदि स्पीड सेंसर वायरिंग में एक खुला सर्क्यूटर हो तो रिस्ट्रिक्टेड WSPD का JFP कार्ड में डैश रंग का LED प्रज्वलित होगा। अर्थात किस रंग का LED प्रज्वलित होगा, तो इसका सही आंसर जो है C हो जाएगा, अर्थात पीले रंग का LED प्रज्वलित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा कि ALHB कोच में टिमकेन CTRV में कितने ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि कितने ग्रीस का प्रयोग टिमकेन में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये बता दूं कि बियरिंग जो है 2 कंपनी का आता है, एक टिमकेन कंपनी का और एक आता है SKF कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टिमकेन का प्रयोग मतलब कि जिक्र किया गया है कि ALHB कोच में टिमकेन CTRV में प्रयोग ग्रीस की मात्रा। CTRV का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। अर्थात CTRV बेयरिंग में कितने ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 280 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर टिमकेन CTRV में। वहीं अगर SKF रहता, तो यहाँ पर हो जाता 451 ग्राम का प्रयोग ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 451 ग्राम, और टिमकेन रहता है तो 280 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टार्क रेंज के टार्क दर की जांच डैश के द्वारा किया जाता है। टार्क रेंज की टार्क की दर किसके द्वारा जांच किया जाता है, देखिए आंसर ए में दिया हुआ है कि टार्क टेस्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो टार्क टेस्टर के द्वारा। टार्क रेंज जो आप लोग अगर वर्कशॉप में होंगे या कहीं भी अगर होंगे जहां पर टार्क रेंज से जब नट को टाइट किया जाता है तो उसको सेट कर दिया जाता है 30 kg 20 kg, जिसका जितना मतलब कि जिस नट बोल्ट का जितना भी मतलब कि टार्क वैल्यू है उतना पर हम लोग सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद जब उतना हम प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ पर जांच की जो ये बात यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो टार्क टेस्टर जो है वह चट चट की आवाज आने लगता है। जब उतना हम प्रेशर जब डालेंगे तो वह चट चट की आवाज आने लगेगा, हमको पता चल जाएगा कि यह नट बोल्ट जो है जितना केजी मैंने सेट किया था उतना यह टाइट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है कि बेस स्टेशन से 10 मिनट के अंदर चिकित्सा राहत वाहन को स्टार्ट करना चाहिए सीधे प्रेषण के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर में दिया हुआ है ए, अर्थात 20 मिनट के बाद हम लोग को बेस स्टेशन से जो है 20 मिनट के अंदर चिकित्सा राहत वाहन को स्टार्ट करना चाहिए। क्या, कब, सीधे प्रेषण के लिए, सीधा। ठीक है, लेकिन अगर यह कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेडिकल वाहन को जो है एक्सीडेंट मेडिकल वाहन जो होता है तो उसका जो है दिन के समय जो है कितना देर में वहां पर मतलब कि पहुंचना चाहिए या स्टार्ट करना चाहिए, तो 30 मिनट होता है। यानी यह जो है दिन के लिए दिया हुआ है, दिन में, और रात के लिए जो है रात के लिए 45 मिनट जो है दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है कि सीधे प्रेषण के लिए यहाँ पर 20 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या 30 मिनट जो दिया गया है वो दिन में और 45 मिनट जो दिया गया है रात में। अगर आपके क्वेश्चन में यह कंडीशन लगा दे कि रात के समय जो है कितने मिनट के अंदर चिकित्सा राहत वाहन स्टार्ट होना चाहिए, रात में तो 30 मिनट और दिन में कहे तो 45 मिनट। अगर क्वेश्चन में जिक्र किया जाए दिन रात का तब, लेकिन यहाँ पर दिन रात का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर है कि सीधे प्रेषण के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मिनट। इसलिए तीनों क्वेश्चन को अलग अलग आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का PDF कैसे मिलेगा मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट लाइन पर देखे जाने वाले गाड़ियों को डैश होना चाहिए। ठीक है, पिट लाइन में देखे जाने वाले गाड़ियों को क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सी में दिया हुआ है कि 100% ब्रेक पावर होना चाहिए। जो पिट लाइन में अगर है तो उसका ब्रेकिंग जो है 100% होना चाहिए। कहीं कहीं ये भी दे देता है कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर अर्थात जब स्टेशन पर गाड़ी है उस स्थिति में ब्रेक पावर कितना होना चाहिए, तो यह जो है 100% होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, वहां पर भीड़ भड़ाके बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर ब्रेक पावर पूरा 100% होना चाहिए। वहां पर खतरा की संभावना सबसे अधिक होता है। वहीं अगर इन रूट अगर बोलता है, इन रूट अर्थात रूट में यानी स्टेशन से बाहर, तो यह 90% हो जाता है। 90% जो है इन रूट के लिए होगा। 90% कहाँ होगा, इन रूट के लिए, जैसे यहाँ पर 90 दिया हुआ है। ठीक है, 90, लेकिन ओरिजिनेटिंग स्टेशन या पिट लाइन के लिए 100% होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि डैश बोल्ट के साथ ऑयल रिंग माउंट किया जाता है, यानी कौन किस साइज के बोल्ट के साथ ऑयल रिंग को माउंट यानी फिट हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, अर्थात M8 साइज। यह साइज का नाम है M8। 8 के साथ बोल्ट के साथ ऑयल रिंग को हम लोग माउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सभी शिकायतों को एक एकल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ठीक है, कौन सा जो है वर्तमान में शिकायतों, कौन सा ऐप है, कौन सा एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा वर्तमान में सभी शिकायतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है रेल मदद। रेल मदद एक ऐप है जिसके द्वारा कोई भी शिकायत, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं, चाहे वह आप गाड़ी में मौजूद हो या नहीं हो या कहीं भी हो, सभी शिकायत, कोई किसी भी प्रकार का शिकायत जो है, रेल ऐप एक मदद है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि लेटरल डैम्पर की अपर्याप्त विफलता का संभावित कारण क्या हो सकता है। लेटरल डैम्पर की बात कर रहा है। डैम्पर जो है बहुत प्रकार के डैम्पर जो है, डैम्पर जो है 4 प्रकार के डैम्पर होता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी डैम्पर जो बोगी के चारों कोनों पर लगा होता है। ठीक है, प्राइमरी डैम्पर, यहाँ डैम्पर के बारे में अगर हम डिटेल अगर बात करें तो प्राइमरी डैम्पर जो है 4 होता है, जो चारों कोनों पर लगा होता है। और एक होता है सेकेंडरी डैम्पर, जो सेकेंडरी स्प्रिंग के बगल में एक बोगी में 2 होते हैं। मैं एक बोगी की बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक बोगी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बोगी का, तो एक बोगी में प्राइमरी जो है 4 होता है और सेकेंडरी जो है दोनों साइड एक एक मतलब कि 2 होता है। और या डैम्पर जो है दोनों साइड एक एक मतलब कि इधर ये भी 2 होता है। ठीक है, और ये जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो किया गया है कि लेटरल डैम्पर, लेटरल डैम्पर जो है एक बोगी में लेटरल डैम्पर एक ही होता है। लेटरल डैम्पर जो है बोलिस्टर और बोगी फ्रेम को जोड़ता है। ठीक है, जो सेंटर को इधर उधर डिसबैलेंस होने से बचाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये बात करें कि एक बोगी में कितने डैम्पर का प्रयोग होता है, तो आप लोग काउंट कर लीजिए। 4 2 6, 2 8, 1 9, कितना होता है टोटल 9, अर्थात एक बोगी में आपको 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक कूच में अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि एक कूच में कितने डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 9 + 9 अर्थात 18 डैम्पर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लेटर डैम्पर का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो लेटर डैम्पर का अगर हम जिक्र करें तो एक बोगी में एक ही लेटर डैम्पर लगा रहता है और बोलिस्टर और बोगी फ्रेम को वो जोड़ता है। और उसका यही काम है कि उसके मतलब कि सेंटर को डिसबैलेंस जो है नहीं होने देता है। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन कर देता है कि प्रत्येक बोगी में एक ही लेटर डैम्पर क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही लेटर डैम्पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो दोनों साइड का जो है मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है, दाएं बाएं दोनों का मतलब कि मूवमेंट को वो कंट्रोल कर लेता है और सेंटर को इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होने देता है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेटर डैम्पर की अपर्याप्त विफलता का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर डी में दिया हुआ है, ऑल द अबव। तब पढ़ लीजिए, अपर्याप्त क्षति स्ट्रोक। देखिए क्वेश्चन है कि विफलता के, यहाँ पर हम तो डैम्पर की मैं बात कर रहा था, कितने डैम्पर होता है, किसका क्या काम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है विफलता का कारण। ठीक है, तो विफलता का कारण जो है इसका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अपर्याप्त क्षति स्ट्रोक और अस्तर अंतर, देखिए इसको थोड़ा समय हटा दूं, अस्तर अंतर के कारण अंत फास्टनरों में पूर्व कोणीयता मोड़, अर्थात कोणीयता अगर मोड़ हो जाए तो स्पंज फिटिंग मिसलिग्नमेंट, अर्थात अगर स्पंज का मतलब हुआ वही डैम्पर सॉकर, अगर फिटिंग के समय जरा सा भी मिसिंग हो गया, जो उसमें जो हम लोग 18-19 बोल्ट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें 18-19 सिरिंज का जो हम लोग प्रयोग, उसमें अगर टाइट करने में अगर थोड़ा बहुत एथी हो गया, इसलिए वो जो है वह विफल हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर बोल्ट को कम बेस अगर कसने पर भी विफल हो जाता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सिटी व्यू का लक्षण डैश है। सिटी व्यू का लक्षण क्या है, तो देखिए आंसर में दिया हुआ है डी, अर्थात सभी होगा, फ्री असेंबल्ड और फ्री एडजस्टेड, फ्री लुब्रिकेटेड, मतलब कि सब कुछ, कोई भी अगर मतलब कि क्या क्वेश्चन का निम्नलिखित में सिटी व्यू का लक्षण, सिटी व्यू जब होगा जब ये टोटल जो है आप लोग को मौजूद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है कि ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक इंडिकेटर कौन सा रंग दिखाएगा। ठीक है, ब्रेक रिलीजिंग के समय जब हम ब्रेक रिलीज कर दिए गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, तो उस स्थिति में आपका इंडिकेटर जो है कौन सा रंग दिखाएगा, तो ग्रीन अर्थात हरा दिखाएगा। वहीं अगर अप्लाइड होता तो वह रेड कलर का अर्थात लाल कलर का दिखाई देता। ठीक है, अप्लाइड में रेड हो जाएगा और रिलीज पोजीशन में ग्रीन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूएस प्रणाली का भाग नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, डब्ल्यूएसपी यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन प्रणाली का कौन कौन सा भाग नहीं है, तो देखिए एक में दिया हुआ है गति सेंसर यानी स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील और डंप बॉल। देखो ये तीनों जो है डब्ल्यूएसपी प्रणाली का भाग है। ठीक है, और WRA जो है यह जो है WSP का भाग नहीं है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है WRA, मतलब कि वाटर रेसिंग एफिशिएंट। ठीक है, यह वाटर से संबंधित है। और ये जो है गति सेंसर जो है जितने भी है, स्पीड सेंसर, ये जो है गाड़ी के स्पीड से इसका कनेक्ट है, मतलब कि इसका मतलब है। ठीक है, इसलिए यह जो है WSP यह तीनों है। WRA व्हील वाटर रेसिंग एफिशिएंट जो है यह नहीं है WSP का भाग। ठीक है, फोनिक व्हील जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गति सेंसर, तो गति सेंसर में जो है कोड दिखाया जाता है 99 95 72 73, जो मैं इसका पीछे वीडियो में भी मैंने बताया था। और फोनिक व्हील जो है एक्सल के अंत में जो लगा रहता है, आप लोग देखे हुएगा, जब उसमें जो बेयरिंग फिट कर जब होता है, या जब तक वह व्हीलिंग नहीं हुआ रहता है तब तक क्या कहते हैं लोरिंग नहीं हुआ रहता है, तब तक उसमें दिखाई देता है जो फोनिक व्हील है। इसमें जो है 80 दांत होते हैं, 80 दांत। अब गिनिएगा तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि फोनिक व्हील में कितने दांतें होते हैं, तो फोनिक व्हील में जो है 80 दांतें होते हैं। ठीक है, अब डॉम बॉल जो है स्पीड जो मतलब कि सभी 100 का स्पीड जो है बनाए रखता है, मतलब कि सभी जो है स्पीड से संबंधित है, लेकिन WRA स्पीड से संबंधित नहीं है। इसलिए WSP मतलब WRA जो है स्पीड से संबंधित नहीं है, इसलिए WSP का भाग WRA नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SG क्या है। SG क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि SG क्या है। SG का मतलब होता है सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, सेल्फ जनरेशन, एजी का मतलब हो गया सेल्फ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है कि वातानुकूलित LHB कोच में कितने आपातकालीन खिड़कियां होती है। ठीक है, जो AC जो होते हैं AC कोच, उसमें आपातकालीन खिड़कियां की बात कर रहा है। आपातकालीन खिड़की जो है कितना होता है, इसमें जो है 4 होता है। चाहे AC नॉन AC कोई भी हो, या आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन किया है कि कितने खिड़कियां, क्योंकि उसमें सारे शीशा बंद होते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन किया हुआ है कि कितने आपातकालीन खिड़कियां होता है। ठीक है, तो सभी में जो आपातकालीन खिड़की जो है 4 ही होता है। ठीक है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता दूं कि कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन मतलब कि करता है कि LHB कोच में कितने जो है अहद शौचालय, मतलब कि कितने टॉयलेट होते हैं। LHB कोच में कितने अहद शौचालय होते हैं, तो आपको वहां पर ऑप्शन जो है 2 3 4 मिलेगा। यहाँ पर 90% लोग जो है ऑप्शन में क्या मारेंगे, 4 ही मारेंगे कि 4 शौचालय होते हैं, क्योंकि देखने को भी 4 ही मिलता है। लेकिन थ्योरिकल जहां कहीं भी पढ़िएगा और एग्जाम में जो है उसका आंसर 3 होगा, क्योंकि आपको इसको सुनने में जो भी है गलत लग रहा होगा कि 3 नहीं होता है 4 होता है, क्योंकि मैंने अभी सफर करके आया है और देखा है कि चारों कोण पर 4 शौचालय है। ये बात सही है 4 है, लेकिन थ्योरिकल आपको 3 मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि वहां पर RDSO का कहना है कि 4 शौचालय दिया हुआ है, उसमें से एक शौचालय को मिनी पेंट्री कार के रूप में बनाया जाएगा, मिनी पेंट्री बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी खाना पाना जो भी कचरा जो भी होता है या जो भी कुछ उसको उसमें रखा जाएगा, और 3 ही अहद शौचालय होंगे। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं यहाँ पर खिड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, खिड़की तो सब में 4 होता है, मैं अहद शौचालय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, LHB कोच में तो उसमें जो है ऑप्शन में 3 और 4 मिलते हैं, और अधिकांशतः लोग 4 ही मारते हैं, और 4 नहीं या 3 होगा, क्योंकि एक मिनी पेंट्री के रूप में उसका RDS को कहना है कि एक मिनी पेंट्री कार हर एक कोच में होना चाहिए, जो एक शौचालय को मिनी पेंट्री बनाया जाएगा, जो खान पान की सामग्री को रखा जाएगा या जितने भी कचरा वचड़ा होते हैं उस सबको रखने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपातकालीन खिड़की 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर वीडियो यहाँ तक बने हैं तो आप लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए 43 नंबर में क्या कर रहा है कि आयल कायल फीट बोगी में कुल कितने कायल स्प्रिंग होते हैं। देखिए यहाँ भी बहुत ही देखिए स्प्रिंग जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने अल्काइल स्प्रिंग होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यह बोगी है, तो चारों कोनों पर तो 4 स्प्रिंग हो गया। ठीक है, मैं ऊपर भी मैंने बताया है कि चारों कोनों पर 4 स्प्रिंग होगा, या यहाँ पर दिया गया है कि आयल कायल फिएट बोगी में कुल कितने कायल स्प्रिंग, लेकिन वहां पर कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा कि LHB कोच में कौन सा कायल स्प्रिंग आयल कायल होता है, तो डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग इसका सही आंसर होता है। डबल नेस्ट अर्थात प्रत्येक स्प्रिंग जो है डबल होता है। ठीक है, और चारों कोण पर अगर देखिएगा तो उसमें भी आउटर और इनर होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है बोगी में, एक बोगी में, तो एक बोगी में चारों कोण पर दो दो यानी 4 दूना 8 हो गया। और सेकेंडरी स्प्रिंग जो मैंने जब माइनर पैड का जब मैं क्वेश्चन बता रहा था उस वक्त मैंने बताया है, तो यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। तो यह 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अर्थात एक बोगी में जो है 12 जो है स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्थात आयल कॉइल फिएट बोगी में कुल कितने कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग होता है, तो 12 कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग होता है। अर्थात चारों कोण पर 4 4 होता है, अर्थात 4 दूनी 8 और सेकेंडरी 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिखा पूछ रहा है कि बायोडाइजेस्टर टंकी में COD वाल्व लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी में हो जाएगा, बेटर देन 1800 mg O2 प्रति लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि WILD का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म यह पूछ रहा है, ठीक है। 45 नंबर में WILD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि SDG का विस्तार रूप क्या है, SDG का विस्तार रूप अर्थात फुल फॉर्म यह पूछ रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है ए नंबर में दिया हुआ है, SDG का सिंगल ड्राफ्ट गियर, अर्थात SDG का फुल फॉर्म हो गया सिंगल ड्राफ्ट गियर, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है आप कि LHB कोच का D2 शेड्यूल जो है अवधि क्या है, D2 शेड्यूल जो है LHB का क्या है। तो D2 शेड्यूल जो होता है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी में कहाँ है प्लस माइनस, अर्थात 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन दिया हुआ है। यहाँ पर हम आपको डिटेल में बता दें कि D1 जो होता है, D1 जो है एवरी ट्रिप, मतलब कि प्रत्येक ट्रिप में इसका जो है मेंटेन किया जाता है, जो D1 होता है, ठीक है। अर्थात इसको हम एवरी ट्रिप हम लिख सकते हैं। और D2 जो है, जो अभी आपने देखा 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, अर्थात 30 दिन प्लस माइनस 3 होता है। और D3 होता है, D3 जो है 6 मंथ प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है। यह जो है 6 मंथ प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है। यह जो है बहुत ही क्वेश्चन जो है यह कंफ्यूज करता है, D1 D2 D3, ठीक है। तो D1 एवरी ट्रिप, D2 जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन और D3 6 मंथ प्लस माइनस 15 मतलब कि 15 दिन हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वहीं अगर ICF की अगर बात करता था, ICF में D1 D2 D3 नहीं होता है, उसमें ABCD होता है, ठीक है। तो ICF की अगर बात करते हैं ICF का, तो उसका जो है ट्रिप शेड्यूल तो ट्रिप होता ही है, और ए शेड्यूल जो होता है ए शेड्यूल जो है 30 दिन का हो जाता है, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है। और बी शेड्यूल जो है इसका 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज हो जाता है, ठीक है। बी शेड्यूल देखिए, मैं ICF का मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो बी शेड्यूल हो जाता है 30 दिन प्लस माइनस 7 डेज, और सी शेड्यूल जो है 6 मंथ प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है। ये तीनों को अलग अलग करके नोट कर ले तो बहुत ही बेटर रहेगा। फिर से मैं बता दूं कि D1 जो है LHB में होता है, D1 एवरी ट्रिप होता है, D2 जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, और D3 6 मंथ होता है LHB के लिए प्लस माइनस 15 दिन, और ICF जो है LHB के लिए 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, और बी शेड्यूल जो होता है 3 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, और सी शेड्यूल जो है 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज होता है, ठीक है। और ICF में एवरी ट्रिप ए शेड्यूल के पहले ही हो जाता है, जो एवरी ट्रिप प्रत्येक ट्रिप में उसका मेंटेन किया जाता है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि अस्थायी रेल कर्मचारी के अपने पूरे सेवा काल में प्रदान की जाने वाली अधिकतम देय छुट्टी क्या है। पूरे सेवा काल की बात यह कर रहा है, पूरे सेवा काल में जो है अधिकतम कितना दिन जो है छुट्टी दे है, अर्थात कितना दिन छुट्टी ले सकते हैं आप, तो 360 दिन ले सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जो है ये भी आ जाता है कि आप कितना छुट्टी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 300 दिन हो जाएगा, यानी 300 दिन। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिटायरमेंट के समय, सेवानिवृत्त के समय जो है कितने छुट्टी का मतलब कि नकदीकरण किया जाता है, मतलब कि कितने छुट्टी का आपको पेमेंट किया जाएगा। तो 300 दिन का, 300 दिन से अधिक आपको मतलब कि पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन छुट्टी लेने की यहाँ पर बात किया जा रहा है कि पूरे सेवा काल में 360 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ गए होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका होगा 360 दिन। मैंने 300 दिन जो मैंने बताया तो ये है कि छुट्टी 300 दिन आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है कि एक किस्त में कर्मचारी को कितने औसत वेतन छुट्टी का लाभ मिलता है, अर्थात एलएपी लीव एवरेज पे की यहाँ पर बात कर रहा है कि एलएपी जो है कितने छुट्टी का लाभ मिलता है, एक किस्त की बात कर रहा है। यहाँ पर कितने किस्त की बात कर रहा है, एक किस्त का। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 15 दिन। ये तो सभी रेल कर्मचारी जानते हैं, क्योंकि जनवरी एंड जुलाई में 15-15 दिन, मतलब कि 2 किस्त में टोटल एक वर्ष में 30 दिन मिलते हैं और एक किस्त में 15 दिन का मिलते हैं, सभी कर्मचारी जानते हैं। ठीक है, एलएपी के यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो के बाद में अगले 50 के बाद जो है अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 50 के बाद मैं बनाऊंगा। मैंने बोला था कि यह जो है को पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि मैं अपना पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जो व्हाट्सएप नंबर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूं, उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं आईसीएफ का, जितने भी क्वेश्चन है हिंदी और अंग्रेजी में, चाहे वह सेल का हो, बोगी का हो, चक्के का, व्हील का हो, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि आईसीएफ का जितने भी टोटल क्वेश्चन है आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एलएचबी का उसी प्रकार आईसीएफ, एलएचबी, डेमू, मेमू, उसके बाद में वैगन और स्टोर पास, पीटीओ, जितने भी मतलब क्वेश्चन है, कंप्यूटर, इंसेंटिव, हर चीज का आप लोग को मतलब कि पीडीएफ जो है प्रोवाइड यहाँ से कराया जाएगा। और फ्री में जो है आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा, और फ्री में टेस्ट उसी का लिया जाएगा जो पीडीएफ लेगा। ठीक है, जो पीडीएफ नहीं लेगा, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, उसको फ्री में टेस्ट जो है हर एक संडे को संडे नहीं होगा। ठीक है, और व्हाट्सएप मेरा नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भाई को पीडीएफ लेना होगा वहीं मैसेज करें, और इस तरह का मैसेज जो है फालतू का मैसेज ना करें। आप लोग जो भी व्हाट्सएप पर लगा हुआ फोटो है उस फोटो को पहले डिटेल पढ़ लें कि फोटो में क्या लगा हुआ है, उसके बाद ही मैसेज करें। ठीक है, इस तरह का मैसेज ना करें। ठीक है, और आप लोग को हर तरह से तैयार किया जाएगा। परीक्षा के टाइम जो है आप लोग को गेस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, हर तरह का क्वेश्चन आप लोग को दे करके अच्छे से अच्छे तैयारी किया जाएगा। और वर्कशॉप में जो काम करते हैं उन लोग के लिए अलग से एक वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ दिया जाएगा, जो वर्कशॉप में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन 1000 उस पीडीएफ में क्वेश्चन है, जो सारे वर्कशॉप के क्वेश्चन को क्लियर करता है। तथा आईटीआई के संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मशीनिस्ट में शेफर, स्लोटर, प्लेनर, ड्रिल, लेथ मशीन, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी का यहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक अगर बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। आप लोग यहाँ पर जो है लाइक एवं शेयर कर दें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं यही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।